जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को आज इतिहास विषय पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले जो क्लास लिया गया था वो भूगोल विषय से था और सबसे अधिक जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है वो इतिहास से ही होता है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन। इसलिए बीपीएससी क्रैश करना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज जो विषय का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सूर्यवंश, सूर्य डायनेस्टी। इसके अंतर्गत देखेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा विभिन्न युद्ध अभियान और उनका सुधार कार्य। भारत के महान शासकों में शेरशाह सूरी का भी नाम गिना जाता है। इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बीपीएससी में आते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आपसे आग्रह है कि यह सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी बजाने का काम कीजिए। इसलिए चलिए हम देखते हैं दोस्तों सूर्यवंश। सूर्यवंश 1540 से लेकर 1545 के बीच में। सबसे पहले हम जाने हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद है। क्या नाम था? फरीद। इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में 1486 में हुआ था। कब हुआ था? 1486, याद रखिएगा। इसको लेकर भी मतभेद है, कुछ 72 मानते हैं, लेकिन अब्बास खान सरवानी जो उस वक्त का राइटर हैं, अफगानी राइटर, वो बताते हैं कि इनका जन्म 1486 ईस्वी में कहाँ हुआ था? होशियारपुर पंजाब में हुआ था। लेकिन लालन पालन जो सब इनका कहाँ हुआ, और उनका परिवार रहता था सासाराम, तो यहाँ पर ही सब इनका लालन पालन हुआ। इनके पिता सासाराम के जमींदार थे जो जौनपुर प्रांत के अंतर्गत था, और यहीं पर उनका बचपना बीता। इनके पिता का नाम हसन खान था। क्या नाम था? हसन खान। इनके पिता का नाम क्या था? हसन खान था, जो सासाराम के जमींदार थे। ये 4 शादियाँ किए थे। और पहली जो बीवी थी उनसे ही फरीद का जन्म हुआ था। फरीद के जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए फरीद की काफ़ी जीवन कष्टमय हो गया, क्योंकि इनके लालन पालन का जो श्रेय है वो इनके सौतेली माँ को जाता है। सौतेली माँ होती है, क्योंकि सबसे छोटी जो इनकी माँ थी उसको सबसे अधिक मानते थे हसन शाह उनके पिता। और जिससे और फरीद के योग्यता को देखते हुए उसकी छोटी माँ से बनता नहीं था, दोनों में झगड़ा होता था। तो फरीद जो है अपने माता पिता से झगड़ा होने के वजह से भागकर चले गए जौनपुर। और जौनपुर उस वक्त का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। क्या था? शिक्षा केंद्र था जौनपुर। जौनपुर क्या कहता है? सिराज कहता है, भारत का सिराज। यानी कि हब था, शिक्षा का एक क्या था? हब था। जैसा देखिएगा नालंदा भी किसी समय था पुराने प्राचीन काल में, है ना, तक्षशिला था। उसी तरह से क्या था? सिराज। मध्यकालीन भारत में शिक्षा का हब कौन था? भारत का सिराज। कौन किसे कहा था? जौनपुर का था। आज मेरा बीपीएससी हब भी चल रहा है, इससे भी पूरा यूट्यूब बाबा के द्वारा पूरा इंडिया में क्या होगा, बिहार में इससे शिक्षा दिया जाएगा। यहाँ पर जौनपुर में उनका क्या हुआ कि शिक्षा ग्रहण किया है, उर्दू फारसी, और जो उस वक्त परंपरागत जो शिक्षा था, जो सैन्य कला यानी समझिए कि युद्ध कला, उसको वहीं से वो प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने फिर वो इस बीच 1520 में क्या हुआ? 1520 में हसन खां की मृत्यु हो जाती है, तो इनको ही जिम्मेदारी सब मिल जाती है सासाराम परगना का देखरेख का। और दक्षिण के सूबेदार थे बहार खां लोहान। कौन थे? बहार खां लोहान। बहार खां लोहानी दक्षिण बिहार के सूबेदार थे। इनके यहाँ क्या किया कि उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया। और इस बीच क्या हुआ कि
एक कैमूर पहाड़ी में रोहतास के आसपास है, उसमें घूमने गए लोग जंगली क्षेत्र में, तो वहाँ पर एक शेर मिला, जिससे उसे बाहर खां लोहानी को इन्होंने क्या किया, जान बचा दिया और एक तलवार में उस शेर को फरीद ने ख़त्म कर दिया। तो वहाँ का जो शासक थे, रूलर थे बाहर खां लोहानी, वो उससे बहुत खुश हुए, प्रसन्न होकर उन्होंने उसका नाम फरीद से बदल क्या किया, फरीद के से बदल कर शेर खां रख दिया। क्या रख दिया? शेर खां। यूपीएससी में सवाल ये आया हुआ है कि फरीद का नाम या शेर शाह का नाम शेर खां किसने रखा? तो बाहर खां लोहानी। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इनका असिस्टेंट बनकर काम करना शुरू किया। इस बीच में इनके योग्यता पर महत्वाकांक्षा से काफ़ी जलन होने की वजह से बाहर खां लोहानी से झंझट हो गया और फिर भागकर कहाँ चले गए? ये बाबर के साथ चले गए। और बाबर के साथ जाने के बाद सबसे पहले जो हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में। कब हुआ? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर के साथ शेर शाह ने दिया, शेर खान ने बाबर का साथ दिया और जीत को जीत लिया बाबर ने। फिर इसी बीच में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। इस चंदेरी पड़ता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में घाघरा। घाघरा का युद्ध 1529 में। क्योंकि घाघरा का युद्ध महमूद शाह से था, महमूद शाह अफगान थे, इसलिए इस युद्ध में शेर शाह ने अफगानों का साथ दिया और इस युद्ध को भी बाबर ने ही जीत लिया। और शेर शाह से क्या हुआ, थोड़ा दिन के लिए दुश्मनी हो गया और फिर वो जो है वहाँ से भागना पड़ा शेर शाह को। और वो आकर का के फिर जो है बाहर खां लोहानी के नौकरी कर लिए, बाहर खां लोहानी की नौकरी कर लिए। इस बीच में क्या हुआ कि बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी होती है दादू बेगम, उसे इन्होंने क्या शादी कर लिया है, जिससे काफ़ी नाराज़ हो गए उनके बेटा जलाल खां। और वो क्या हुआ कि बंगाल के सुल्तान से जाकर मिलकर, शासक से मिलने के बाद युद्ध की घोषणा कर दिया, जिसमें शेर शाह की विजय हुई। तो शेर शाह को यहाँ से क्या हुआ कि दक्षिण बिहार के प्रांत मिल गया। और इसी बीच उन्होंने क्या किया कि एक चुनार है, कौन जगह है? चुनार का किला। चुनार का किला पड़ता है इलाहाबाद के पास है, यूपी में। यह किला में काफ़ी धन संपत्ति से भरा हुआ था। ताज खां इसके क्या थे? किलेदार थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लाड बेगम, नाम था लाड बेगम, लाड बेगम से शेर शाह ने शादी कर लिया। और इस तरह से उनको क्या हुआ, वहाँ काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त हुआ। लगभग 300 मन सोना, 300 मन सोना प्राप्त हुआ। लगभग 175 मन मोती प्राप्त हुआ। 300 मन सोना, 175 मन मोती प्राप्त हुआ, 175 तरह का रत्न प्राप्त हुआ। ये काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त हुआ। इस संपत्ति का यूज शेर शाह ने राज विस्तार में, अपने सेना के निर्माण में, इस सब में किया और काफ़ी मजबूत बना दिया अपने को। तो इसने राज विस्तार के लिए क्या किया, शादी करना शुरू किया। फिर एक और देखिएगा कि गाजीपुर में जो एक अमीर थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी गौहर से भी शादी करते हैं, वहाँ भी धन संपत्ति प्राप्त होता है। इस सभी का उद्देश्य यही था कि वो धन संपत्ति प्राप्त करना और राज को प्राप्त करना। इस तरह से राज विस्तार कर रहा है। ये परंपरा पहले से भी इस तरह की आ रही है। चूँकि आप देखे होंगे कि हर एक वंश में अजातशत्रु कौशल रानी से शादी करते हैं, वहाँ भी उसको राज प्राप्ति होती है। तो ये पुरानी परंपरा है और राज विस्तार का एक तरीका है शादी विवाह। इस बीच में क्या होता है कि शेर शाह अपना राज विस्तार करने लगते हैं। इससे मुगल बादशाह जो हुमायूं था वो काफ़ी चिंतित रहता है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बनता है और वो क्या होता है कि युद्ध के ऐलान करता है। और अफगान शासक महमूद से हुमायूं और महमूद के बीच
एक युद्ध होता है, उसको कहते हैं देवरा का युद्ध। देवरा युद्ध 1532 में देवरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और महमूद शाह हार जाते हैं। लेकिन इसमें शेर शाह, चूँकि अफगान होते हैं महमूद शाह, शेर शाह उनके साथ देते हैं, इसलिए शेर शाह भी क्या होता है, शेर शाह भी से भी दुश्मनी हो जाती है। किसको? हुमायूं से। हुमायूं क्या करता है कि चिनार किला को घेर देता है। किस किला को? चिनार किला को घेर देता है। फिर चिनार किला को घेरता है हुमायूं, दोनों के बीच संधि होती है। अपने बेटों को क्या होता है कि उसके यहाँ भेजते हैं हुमायूं के दरबार में और अधीनता स्वीकार करते हैं, मुगल अधीनता को। ये जो देवरा का युद्ध में हुमायूं की जीत होती है, यह युद्ध को सबसे बड़ी भूल माना जाता है हुमायूं के लिए, क्योंकि हुमायूं इस युद्ध को जीतने के बाद अगर चाहता तो शेर शाह को समाप्त कर सकता था, शेर शाह की शक्ति को विनाश कर सकता था, लेकिन शेर शाह की शक्ति को विनाश न करके उसे संधि कर लिया। ये सबसे बड़ी भूल थी। तभी शेर खां शेर शाह बने और भारत में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई। ये सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इस बीच में क्या होता है कि हुमायूं को गुजरात अभियान करना पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात अभियान। गुजरात के शासक होते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पर? चित्तौड़। यहाँ रानी होती है करमवती, विधवा होती है, इनकी पति की मृत्यु हो गया रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया बहादुर शाह गुजरात के शासक, तो रानी करमवती ने मुगल बादशाह हुमायूं से सहायता मांगती है, एक राखी भेजती है उसको संदेश के रूप में, जिसको स्वीकार करते हैं हुमायूं और तुरंत उसकी सहायता के लिए निकलते हैं। और इस तरह से खदेड़ते हुए बहादुर शाह को गुजरात समुद्र किनारे भेज देते हैं और वहाँ पर वह डूब के मर जाता है बहादुर शाह। इस अभियान में उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि गुजरात बहुत दूरी पर है आगरा से। इसी बीच में शेर शाह अपनी शक्ति को क्या करता है कि बहुत मजबूत कर देता है। शेर शाह क्या करते हैं कि इस बीच में जो है बंगाल पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पर? सूरजगढ़ का युद्ध 1534। याद रखिएगा, सन को याद रखना होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, सब सन याद हो जाएगा। सूरजगढ़ का युद्ध होता है। इस युद्ध में महमूद शाह, यहाँ भी महमूद शाह है, क्या होता है? महमूद शाह और शेर शाह के बीच होता है। कहाँ होता है? शेर शाह के बीच। शेर खां बोलिए, शेर खां के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर खां की जीत हो जाती है और यहाँ पर भी अपार संपत्ति प्राप्त होती है यहाँ पर। और इस क्षेत्र, जब इसकी सूचना हुमायूं को मिलती है तो तुरंत बंगाल के लिए दौड़ कूच करता है और बंगाल पर आक्रमण कूच करता है। इस बीच में शेर शाह फिर चौसा अपना बिहार क्षेत्र में आते हैं और यहाँ कुतुब शाह जो एक यहाँ का गवर्नर होता है मुगल, उसको क्या करते हैं कि कैद कर लेते हैं और चुनौती देते हैं हुमायूं को। हुमायूं क्या होता है कि वह चलता है युद्ध के लिए। तब चौसा का नदी, कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध है 1539 में। चौसा नामक स्थान जो बिहार में पड़ता है, वो कर्णसा नदी है। उस कर्णसा नदी के ऊपरी भाग पर इंतजार करते हैं बंगाल से रिटर्निंग का। किसका? हुमायूं के रिटर्निंग का वो इंतजार करते हैं। तो हुमायूं रिटर्न होता है तो क्या होता है कि वो जो कर्णसा नदी है, कौन सी नदी है? कर्णसा नदी। इस नदी के ऊपरी भाग पर वह घेरा डाले रहते हैं और निचले भाग पर हुमायूं को जगह देते हैं और मानसून का समय रहता है। कौन सी का? मानसून का इंतजार करते हैं, क्योंकि मानसून आने वाला होता है। तो मानसून की बारिश 26 जून 1539 को जब शुरू होता है, उसी समय क्या होता है कि रात्रि में वो युद्ध छपमार युद्ध करते हैं शेर शाह। और चूँकि बारिश होती रहती है तो बारिश में क्या होता है कि तोप है जो मुगल बादशाह के पास, बारूद है, सब क्या होता है कि भीग जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। सैनिक तबाह होकर भागने लगते हैं, पानी भी लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखा जाता है कि शेर शाह ने क्या किया, यहाँ शेर के साथ लोमड़ी का भी यानी चालाकी का भी काम किया और उस युद्ध में हरा देते हैं। और हुमायूं वहाँ से भाग निकलता है एक भिश्ती की सहायता से, नाविक की सहायता, जो सियाबुद्दीन नामक नाविक था, उसकी सहायता से वो वगैरह भाग निकलते हैं।
एक दिन का उस नावी को मुगल बादशाह बनाते हैं। तो इस तरह से शेर शाह जब इस युद्ध को जीतते हैं तो अपने आप को पदवी देते हैं शेर शाह। शेर खां से क्या होते हैं? शेर खां से क्या बोलते हैं? शेर शाह। शेर खां से शेर शाह हो जाते हैं। इसी समय उसने पदवी धारण किया है शेर शाह की। तो याद रखिएगा, ये पूछता है कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने अपना उपाधि शेर शाह के धारण किया? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। ठीक है। अगला, जब हुमायूं जब अपने घर पहुंचते हैं तो अपने भाइयों से मिलकर, जो उनका भाई है कमरान, हिंदाल और अस्करी, उनसे मिलकर अपना आपसी मामले को निपटाते हैं और कहते हैं कि वो पहले अपना राज्य को बचाना है। और क्या होता है, वो लोग कुछ करते हैं आगरा से शेर शाह से लड़ाई के लिए। तो फिर होता है कन्नौज का युद्ध। कौन सा? कन्नौज का युद्ध 1540। इस युद्ध में बहुत भीषण लड़ाई होता है कन्नौज में, यानी इसको बिलगाम का युद्ध भी कहते हैं। इसमें शेर शाह की विजय होती है और पूरी तरह से इसमें मुगल बादशाह हार जाते हैं और मुगल सल्तनत का होता है नाश होता है और मुगल बादशाह भागकर फिर सिंध चले जाते हैं। और पूर्ण रूप से क्या होता है? द्वितीय अफगान वंश का निर्माण होता है। द्वितीय अफगान वंश। द्वितीय अफगान वंश पूछेगा। द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? तो शेर शाह है। कौन सा है? द्वितीय अफगान वंश। अफगान वंश दो हो गए, एक तो लोधी वंश था जिसमें सभी लोग आए थे अफगान से, और ये द्वितीय यह हुआ कौन? अफगान वंश, जिसके संस्थापक हैं शेर शाह सूरी। याद रखिएगा। अब है कि शेर शाह सूरी जब दिल्ली के गद्दी बढ़ जाते हैं, अब क्या होता है? दिल्ली के गद्दी बढ़ जाते हैं। अब राज्य को सही से संचालित करने के लिए अब शांति चाहिए था। इस बीच में देखते हैं कि कुछ शक्तियाँ जो आसपास में उनको परेशान कर रही है, कुछ रिवॉल्ट कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, जैसे कि खिज्र खां कर रहा है बंगाल में, उसको शांत किया उन्होंने। और वहाँ राज्य का विभाजन करता है, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करता है। वहाँ पर सरकार राज्य सूबे को क्या होता है? सरकार में बढ़ता है, फिर सरकार के परगना में, फिर परगना को गाँव में, ताकि वहाँ पर क्या है? वो अधिकारी की नियुक्त करता है। उसी तरह देखिएगा कि एक शक्ति अभी भी बची हुई है, वो राजपूत शक्ति है। और एक और शक्ति है जो गख्खर जाति है। कौन सा है? गौखर जनजाति। 1541 ईस्वी में गौखर जनजाति जो मुगलों को काफ़ी हिमायती रहता है, वफादार होता है, जिसको क्या होता है कि यह चूँकि उनके सत्ता को स्वीकार नहीं करता है जनता को, इसलिए दोनों के बीच क्या होता है? गौखर जाति और शेर शाह के बीच युद्ध होता है 1541 में, जिसमें शेर शाह की विजय होती है। लेकिन ये काफ़ी जाति जो जिद्दी होता है, इसलिए उससे बचाव के लिए शेर शाह ने गख्खर युद्ध के बाद रोहतासगढ़ के किला का निर्माण करता है। कौन? इसका रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि उस पर काफ़ी ऊंचाई पर किला है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर किला माना जाता है रोहतासगढ़ किला। और इस पर क्या हुआ कि गख्खर जाति आक्रमण नहीं कर सके, क्योंकि भाला बरसी चलाते थे, तो उनसे बचने के लिए वो क्या किया कि रोहतासगढ़ किला का निर्माण करता है, उनसे बचाव के लिए 1541 ईस्वी में। फिर दूसरा जो है अभियान है, इसमें देखा कि सबसे जो बड़ी 1542 में एक अभियान करते हैं मालवा का, मालवा अभियान। इसमें कासिम बेग जो है एक राजा हैं, एक शासक हैं, रूलर हैं, जिसको क्या होता है? हराता है बहुत आसानी से। सबसे आसानी से युद्ध जो जीतता है शेर शाह, वो है मालवा का युद्ध 1542 ईस्वी में। और फिर 1543 में रायसीन विजय। यहाँ के राजा होते हैं रायसीन विजय, पूरनमल, जिनको धोखे से क्या करता है? जैसे किला में घेर देता है, घेरने के बाद उनको सभी जो मतलब राशन पानी बंद करता है, फिर उनको कहता है कि विवश होकर निकलिए बाहर, आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनका सरदार जो है शेर शाह का नहीं, लेकिन उनके सरदार ने धोखा से उन लोगों को कत्ल करता है और रानियाँ जो है जबर करती है। इसलिए इस युद्ध को जो है शेर शाह के नाम पर दाग माना जाता है। क्या मानता है? दाग। क्योंकि उस वक्त का युद्ध जो ट्रेडिशन होता था और एक नियमानुसार होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसको वादा करने के बाद उसको धोखा दिया जाता है, इसलिए इस युद्ध को उनको ऊपर धब्बा माना जाता है शेर शाह के ऊपर। याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध में युद्ध को शेर शाह के ऊपर धब्बा माना जाता है, दाग माना जाता है, तो वो है रायसीन 1543 में रायसीन युद्ध।
पूरनमल और किसके बीच, शेरशाह के बीच होता है। अगला है मेवाड़। कौन सा युद्ध, मेवाड़ का युद्ध। यहाँ का राजा है मेवाड़ युद्ध 1544। यहाँ का राजा है मालदेव। मालदेव है, एक राजपूत राजा है। तो यह मेवाड़ जो है शुरू से ही काफ़ी शक्तिशाली रहा है और चित्तौड़गढ़ इसकी राजधानी है, ये राजस्थान में पड़ता है। इस युद्ध में को जितना आसान नहीं था, इसलिए यहाँ भी शेरशाह ने एक सरदारों के, मालदेव के सरदारों के नाम से एक लेटर लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कि शेरशाह जी आप आक्रमण कीजिए, हम आपको आप में मिल जाएंगे, आप और इनके खिलाफ हो जाएंगे राजा के। इस लेटर को क्या करते हैं कि उसके कैंप में, राजा का जो किला है उसमें फेंक देते हैं। राजा को जब भी खबर मिलती है किसी के द्वारा और लेटर देखते हैं तो वो काफ़ी अविश्वसनीय हो जाते हैं सरदारों के प्रति। लेकिन उनके सरदार रहता है जो काफ़ी ईमानदार वफादार होते हैं, उनका नाम होता है जयता और कुपा। देखिए उनका नाम क्या होता है, जयता कुपा। ये राजा के विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि हम जो है युद्ध को जीतेंगे और अपने वफादारी को साबित करने के लिए एक भयंकर युद्ध लड़ते हैं दोनों के बीच। बड़ी भयंकर युद्ध होती है शेरशाह के बीच, काफ़ी धन माल की क्षति होती है शेरशाह की और वो युद्ध को हारने तक पहुंच गए थे। और इसमें जो है उनकी इतनी क्षति होती है, इतना मतलब वो हार होती है, इतना मतलब कि उनकी क्षति होती है और इतना समय लगता है लगभग 6 महीना, जिससे काफ़ी परेशान होता है। युद्ध तो जीत लेते हैं लेकिन उसमें एक वाक्य बोलते हैं शेरशाह, क्या बोलते हैं, मुट्ठी भर, क्या बोलते हैं, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान हार बैठा। इसका मतलब यह था कि वो क्षेत्र था राजस्थान का है, राजस्थान क्षेत्र में क्या होता है, बाजरा होता है, तो वो क्या वहाँ जीते, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं कर खाना या तो कोई खनिज पदार्थ नहीं था, लेकिन एक जीत था कि चित्तौड़गढ़ को जीतना है। और इसको जीतने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ, तो राजस्थान के क्षेत्र किला प्राप्त हुआ, वो बाजरा क्षेत्र था, बाजरा प्राप्त हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम पूरा हिंदुस्तान खो बैठे, यानी कि अगर इस युद्ध को नहीं लड़ते और अन्यत्र लड़ते, हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में लड़ते तो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र को जीत लिए रहते इतना दिन में, 6 महीने में और इतना खर्च में। इसलिए इन्होंने इस शब्द को बोला है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान को बैठा। तो इसको याद रखिएगा, ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद होता है कि शेरशाह का शासनकाल 1542 से लेकर 45 के बीच में है, तब से 5 साल का मात्र शासन है। और इस शासन इतना ही दिनों में, 5 दिन के शासन में जो कार्य किया उन्होंने, जो 50 साल में अकबर ने पूरा किया है इस्लाम को। और इनको महान शासक में इनको भी गिनाया जाता है, क्योंकि इनमें जो वही गुण था जो अशोक में था, जो अकबर में था, जो हर्षवर्धन में था। क्योंकि अब देखिएगा आगे कि इन्होंने जो कार्य किया है, कल्याणकारी कार्य जो किया है, पेड़ लगाना, सड़क के किनारे सड़क बनाना, कुएं खुदवाना, सराय लगाना, है ना, पेंशन की व्यवस्था है ना, फिर जो है कर की व्यवस्था है, तकावी ऋण की व्यवस्था है, यानी जो भी कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो रुपया के जो आज देखते हैं वो उसकी व्यवस्था कराए हैं। तो ये सभी जो काम जो किए हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे कि अशोक ने कल्याणकारी कार्य किया था उस तरह से। फिर वो देखिए कि अकबर जो है इन्हीं के जो भू राजस्व व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको अडॉप्ट करते हैं नहीं, और उसी पर चलकर वो क्या होता है, इसी कदम पर चलकर महान बनते हैं। इसलिए शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अब देखिए कि शेरशाह एक सुधारक के रूप में कैसे है, सुधार देखिए इनका। क्या क्या सुधार किए उन्होंने, तो सुधारक के रूप में देखेंगे पहले आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार, फिर देखेंगे प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, फिर देखेंगे इनका स्थापत्य है, फिर देखेंगे कल्याणकारी कार्य देखेंगे। तो आर्थिक सुधार में इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले देखेंगे वाणिज्य कर, जो कर जो व्यवस्था है, कर टैक्सेशन है उसको कम कर दिया। क्या किया, करारोपण को कम कर दिया, टैक्सेशन को कम कर दिया, कम करारोपण।
कर के दो ही जगह व्यवस्था किया। एक तो बिक्री के समय जो वस्तु निर्माण किया गया, बिक्री किया जा रहा है उस वक्त, और सीमा में जो आ रहा है कोई भी बंदरगाह से या कहीं बाहरी प्रांत से, तो उस पर कर का टैक्सेशन किया है। इसलिए इसमें ताकि व्यापार क्या हो, आसानी से हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए सबसे पहले कम करारोपण किया है। उसके बाद देखिएगा उनका आर्थिक सुधार में तो यातायात है। यातायात में क्या किया, सड़क बनाया, क्या है, सड़क का निर्माण किया। अब सड़क को देख सकते हैं कि अब इन्होंने कौन कौन सा सड़क बनाया था। भारत में तीन सड़क इन्होंने बनाया है। कितने सड़क बनाया है, 3 सड़क बनाया है। सबसे पहले देखिएगा जीटी रोड, क्या है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कहाँ से कहाँ तक था, सुनार गांव कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश, वहाँ से लेकर पेशावर तक, पेशावर पाकिस्तान तक, ये लंबा रोड था। आज भी देखिएगा सासाराम से होकर गुजरती है गाड़ी, ये रोड जो है। उसके बाद में दूसरा है आगरा से चित्तौड़ एक रोड जाता है।